Hello students, welcome again to the channel. In this video, we're gonna solve a question related to the topic which we have discussed in the previous videos also. So let's solve the question. Here, Mr. Ramesh of Mumbai had on 31st March 2021 asset of 66,000 including a machinery valued in the books at 6,000. यहाँ पे है कि मिस्टर रमेश हैं, उनके बारे में बोला गया कि उनका एसेट कितना 66,000 का था, जिनमें मशीनरी भी इंक्लूड था कितने का 6,000 का। जो एस्टिमेट होता है रियलाइज़ करने में कितना 70%। ये जो 6,000 का मशीनरी है वो कितने में रियलाइज़ होगा 70% क्या होगा रियलाइज़ होगा किसके अपने बुक वैल्यू के। फर्नीचर वैल्यू जस्ट 2,000। जो फर्नीचर कितने का है 2,000 का है, वो एस्टिमेटेड है कितने में प्रोड्यूस होगा 40% जो फर्नीचर का है वो क्या होता है रियलाइज होता है। ही ऑल्सो हैड लाइबिलिटीज, उसके पास लाइबिलिटीज कितने के हैं 40,000 के, ऑफ विच रस 3,000 है वो किसके लिए फुल्ली सिक्योर्ड है, किसके अगेंस्ट द मशीनरी है उस पर कितना 3,000 का जो अमाउंट है वो लाइबिलिटीज का जो 3,000 का अमाउंट है वो क्या है सिक्योर्ड है। लिवरेज मतलब इसमें क्या क्या मॉर्गेज किया होगा किसके मशीनरी को। एंड लाइबिलिटीज ऑफ 1,000 जो 1,000 के हैं वो किसके अगेंस्ट सिक्योर्ड है 1,000 रुपया फर्नीचर के अगेंस्ट में सिक्योर्ड है। फर्दर कहता है ही फाइल्ड हिज पिटीशन इन इंसॉल्वेंसी एंड एस्टिमेटेड हिज डिफिशियंसी टू बी 20,000। उसने क्या किया अपना पिटीशन यहाँ पे क्या किया फाइल किया है और एस्टिमेट खुद से किया कि उसका डिफिशियंसी लगभग कितने का होगा 20,000 का होगा। बिफोर टेकिंग इन टू अकाउंट द फॉलोइंग आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज। अब यहाँ पे वो क्या हुआ कि उसने तो इंसॉल्वेंसी का क्या किया है पिटीशन फाइल कर दिया, उसके बाद उसे पता चल रहा है कि उसके पास क्या है कुछ आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज बाकी है, जिसमें से क्या है वेजेस है वो 700 के, रेंट कितने का है 800 का है, सैलरीज 2,000 के है, इनकम टैक्स 100 रुपीज़ का है, जीएसटी 50 के हैं, हाउस टैक्स कितने का है 50 का है, एंड कॉम्पनसेशन पेबल अंडर वर्क्समैन कॉम्पनसेशन एक्ट 300। ये क्या है ये सभी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज है कब जब वो इंसॉल्वेंसी का पिटीशन पहले फाइल कर देता है उसके बाद उसे पता चलता है कि ये सारे क्या है आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज है। तो प्रीवियस वीडियोस में जैसे हम लोगों ने सॉल्व किया था कि एसेट एस्टिमेट कैसे होते हैं प्रोड्यूस निकालने के लिए, जब लाइबिलिटीज दिया रहा है जब डिफिशियंसी को भी वो क्या किया रहा है क्वेश्चन में दिया रहा है तो उसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें भी सबसे पहले हमें क्या बनाना होगा बैंक्रप्सी का ट्रस्टीज फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, डिफिशियंसी अकाउंट और जो भी अदर डेब्ट्स और लाइबिलिटीज है उन्हें फाइंड आउट करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं बैंक्रप्सी ट्रस्टीज का फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। इसमें सबसे पहले क्या आ जाता है रेसेट साइड्स और पेमेंट आ जाते हैं। इसमें जो भी एसेट्स होंगे उसे देखेंगे कितने में वो क्या हुआ है रियलाइज हुआ है। तो यहाँ पे मशीनरी बताया गया था कितने का 6,000 का, वो कितना कर रहा था रियलाइज, वो कर रहा था 70% रियलाइज हो रहा था। 6,000 का हम लोग 70% निकालेंगे तो कितना आएगा 4,200 रुपीज़। तो ये हो गया मशीनरी का। फिर फर्नीचर कितने का बोले गए थे 2,000 के थे और कितने में हो रहे थे जो रियलाइज कितने में हो रहे थे तो 40% ही जो फर्नीचर का था वो रियलाइज होगा। तो उसका अमाउंट यहाँ पे कितना आ जाएगा 800। बाकी अमाउंट कितने का 66,000 का यहाँ पे एसेट बताया गया था। इसे हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो वर्किंग नोट में यहाँ है एसेट कितने का बताया गया था 66,000 का बताया गया था। उसमें मशीनरी कितने के थे 6,000 के थे और फर्नीचर कितने का था 2,000 का था। टोटल कितना 8,000 रुपीज़ मशीनरी और फर्नीचर का मिला है तो कितना 8,000 रुपीज़ बनता है। उसे हम लोग क्या करेंगे डिडक्ट करेंगे तो मतलब कितना बाकी जो सन्ड्री एसेट्स उसके पास है कितने का 58,000 का है। ये तो हमें पता चल गया कि कितना उसका बुक वैल्यू है, कितना वैल्यू बाकी है बाकी एसेट्स का किसके पास मिस्टर रमेश के पास। तो सन्ड्री एसेट कितने बाकी है 58,000 के। फिर क्या है फिर हमें पता करना होगा कि एस्टिमेटेड कितना वो एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस अमाउंट कैसे होगा कितना होगा। तो सबसे पहले तो होता था जब भी इस टाइप के क्वेश्चन पे एक फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते थे वो क्या था जब एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस हमें निकालना होता था जो भी लाइबिलिटीज क्या होते थे लाइबिलिटीज एक्सपेक्टेड टू जो रैंक होते थे उसमें से क्या डिडक्ट करना होता था जो भी एस्टिमेटेड डिफिशियंसी होता था वो एस्टिमेटेड डिफिशियंसी राइट। प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने इसे ऐसे ही निकाला था तो ये फॉर्मूला था। तो यहाँ पे हम लोग वही अप्लाई करेंगे। तो 40,000 के क्वेश्चन में क्या बताया गया था 40,000 के लाइबिलिटीज हैं तो ये तो पता चल गया लाइबिलिटीज एक्सेप्टेड टू रैंक कितने 40,000 के हैं।
फिर उसके बाद क्या था, डिफिशियंसी का भी अमाउंट बताया गया था, तो उससे डिडक्ट करते हैं कितना, 20,000। यहाँ पे जो अमाउंट क्या है, एस्टिमेटेड डिफिशियंसी अमाउंट है। तब हमें पता चलता है कि कितना एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस, जो एसेट है वो कितना प्रोड्यूस हो सकते हैं, कितना रियलाइज हो सकते हैं। तो यहाँ पे कितना है, 20,000 रुपीज़ का है। टोटल बुक वैल्यू ऑफ सन्ड्री एसेट्स यहाँ पे 58,000 है, और एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस में क्या आता है, 20,000 आता है। दैट मीन्स कि यही जो अमाउंट है उससे क्या, मशीनरी भी रियलाइज करेंगे और क्या, फर्नीचर भी रियलाइज करेंगे। तो एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस में हमें कितना पता चला है कि जो एसेट थे उसमें तो 20,000 के थे, उसमें से 70% क्या करना था, मशीनरी को रियलाइज करना था। 4200 जो हमने यहाँ पे किया, 6,000 का जो था कितना, 4200। क्यों, क्योंकि 70% रियलाइज हो गया। फर्नीचर कितने के थे, 2,000 के थे। उसे क्वेश्चन में क्या बोला गया था, 40% ही सिर्फ क्या करते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, मतलब रियलाइज होते हैं। तो कितना अमाउंट आता है, 800। ये जो अमाउंट आता है 20,000 का, यही अमाउंट है जिससे कि जो भी फर्नीचर इंक्लूड हुआ होगा या जो भी मशीनरी इंक्लूड हुआ होगा उसे क्या करना होगा, रियलाइज करना होगा। तो बुक वैल्यू तो सन्ड्री एसेट्स का 58,000 का बनता है। सभी को, जो भी मशीनरी और फर्नीचर को इंक्लूड करके जो भी अमाउंट है उसको रियलाइज करने के बाद जो सन्ड्री एसेट्स के लिए कितना अमाउंट बचता है, 15,000 रुपीज़ का। तो यही अमाउंट क्या हो जाएगा, एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस में आ जाएगा कितना, 15,000। तो इसे हमने कैसे, इसी मेथड से क्या किया, कैलकुलेट किया। तो ये जो वर्किंग नोट है वो अच्छे से ध्यान रखना है। सबसे पहले ये जो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम लोग वो अप्लाई करेंगे। जो भी अमाउंट बताया गया था मशीनरी, अदर जो एसेट्स है मशीनरी और फर्नीचर, उसे रियलाइज करने के बाद जो अमाउंट बचता है वो सन्ड्री एसेट्स में चला जाएगा। तो यही हमारा क्या आता है, 15,000। तो रिसिट साइड में अगर टोटल करें तो कितना हमारा बन के आता है, 20,000 रुपीज़। फिर उसके बाद क्या आता था, पेमेंट करना होता था। और बैंक्रप्सी ट्रस्टीज के फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जो भी प्रायोरिटीज वाइज ही होता है पेमेंट। तो यहाँ पे तो जो भी ट्रस्टी का कोई भी कॉस्ट और एक्सपेंसेस नहीं बताया गया, तो सबसे उसके बाद क्या आ जाएंगे, जो भी फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स आएंगे वो। तो यहाँ पे सबसे पहले बताया गया था कि डेप्ट सिक्योर्ड अगेंस्ट मशीनरी एंड फर्नीचर। फुल्ली सिक्योर्ड अगेंस्ट मशीनरी में क्या थे, 3,000 रुपीज़ का था। तो वो तो आराम से पेमेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मशीनरी 4200 प्रोड्यूस करता है, मतलब रियलाइज होता है। और 3,000 रुपीज़ का क्या, डेप्ट थे, तो आराम से इसका पेमेंट हो जाएगा। मिस्टर रमेश जो है उनका वो इंसॉल्वेंसी के लिए पिटिशन फाइल किए, तो मशीनरी का जो भी अमाउंट 4200 है, तो 3,000 उससे आराम से पेमेंट हो जाता है यहाँ। फिर क्या था, फर्नीचर। फर्नीचर पे कितना, 1,000 रुपीज़। कितना, 1,000 रुपीज़ क्या किया गया था, सिक्योर करने के लिए कहा गया था फर्नीचर पे। तो फर्नीचर कितने के थे, 2,000 रुपीज़ के थे। और कितने में रियलाइज हुए हैं, 800 में रियलाइज हुए हैं, मतलब 40% ही सिर्फ रियलाइज हो पाया फर्नीचर का। और कितने का, 1,000 का सिक्योर है, तो 1,000 तो टोटली नहीं हो पाएगा। कितना, सिर्फ और सिर्फ 800 ही होगा वो सिक्योर्ड हो पाएगा। बाकी का जो 200 है वो क्या है, अनसिक्योर्ड है, क्योंकि फर्नीचर के पास इतना अमाउंट नहीं हुआ उसे रियलाइज करके कि डेप्ट को क्या किया जाए, पे किया जाए। तो टोटली तो वो सिक्योर्ड नहीं है, सिर्फ 800 रुपीज़ ही क्या होगा, पे हो पाएगा। और जो 200 रुपीज़ है वो क्या हो जाएगा, हम लोग पार्शली अनसिक्योर्ड उसे मानेंगे कि हाँ वो 200 रुपया पेमेंट नहीं हो पाया है। फर्दर फिर कहते हैं हम लोग क्या करते हैं, जो भी प्रायोरिटीज वाइज जो भी होता था उसे पेमेंट करते हैं। तो उसके बाद क्या आ जाएगा, वेजेस आ जाएंगे, सैलरी आ जाएगा, वर्कमैन कॉम्पनसेशन जो अमाउंट दिया गया है वो, जीएसटी क्यों, क्योंकि हम लोग स्टेट या तो सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करते हैं, जीएसटी पे करते हैं। इनकम टैक्स भी हम लोग क्या, स्टेट या तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसे पे ऑफ करते हैं, हॉस टैक्स भी करते हैं। तो ये सभी का क्या हो जाएगा, पेमेंट करने के बाद कितना अमाउंट बचता है, 13,000। ये जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, अदर जो भी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर होंगे, जो पार्शली अनसिक्योर्ड होंगे, उन्हें क्या करेंगे, पे ऑफ करने के टाइम डिडक्ट हो जाएगा। तो अदर डेट्स एंड ड्यूज के लिए कितना अमाउंट बचता है, 13,000 रुपीज़। तो यहाँ पे हमारा क्या, 20,000 टोटल होता है। ये बैंक्रप्सी ट्रस्टीज फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट का हमने यहाँ पे कितना, 13,000 रुपीज़ अदर डेट्स एंड ड्यूज के लिए क्या किया, कैलकुलेट किया। उसके बाद हमें क्या निकालना होगा, जो भी अदर डेट्स एंड ड्यूज होंगे और डिफिशियंसी का कितना अमाउंट इसमें बनता है, तो उसे हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे। तो कैलकुलेशन ऑफ अदर डेट्स एंड ड्यूज और डिफिशियंसी, इसे कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, लायबिलिटीज़ देखना होगा कि कितने लायबिलिटीज़ हैं और कितना अदर डेट्स बाकी है पे ऑफ करने के लिए।
तो यहाँ पे देखें तो लाइबिलिटीज़ कितने के थे, 40,000 के लाइबिलिटीज़ थे। टोटल लाइबिलिटीज़ 40,000 का था, जिसमें कि 3,000 किसके लिए था, मशीनरी के लिए था, जिसका पेमेंट हो गया। 1,000 किसके लिए था, फर्नीचर के लिए था। फर्नीचर पे क्या था, लोन जो दिया गया होगा 1,000 का था, उसमें से कितना पेमेंट हुआ था, सिर्फ 800 ही हो पाया था। तो कितना 200 रुपीज़ है वो क्या हो जाएगा, पार्शली अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में आ जाएंगे। तो ये लाइबिलिटीज़ कितना 36,000 यहाँ पे बनता है। पार्शली अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितने आ जाएंगे, 800 के तो थे लेकिन पूरा पेमेंट नहीं हो पाता है, दैट मीन्स 200 जो अमाउंट है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। फिर क्वेश्चन में एक रेंट दिया गया था, रेंट भी अदर में आ जाएंगे। तो रेंट यहाँ पे कितने का है, 800 का। अगर टोटल करें तो हमारा कितना आता है, 37,000, 36,000 प्लस 200 प्लस 800 सॉरी करें तो हमें कितना आता है, 37,000। अब ये जो अमाउंट है उसे क्या होगा, जो भी अमाउंट है इन लोगों को पे करने के लिए वो आ जाएगा। तो कितना सिर्फ अमाउंट बचता है, सिर्फ 13,000 रुपीज़ का। सिर्फ 13,000 रुपीज़ का क्या यहाँ पे बनता है, अमाउंट बनता है। उसे हम लोग क्या कर लेंगे, लेस कर लेंगे। वही अमाउंट पे यहाँ पे आ जाता है 13,000 रुपीज़। तो टोटल कितने का डिफिशियंसी बनता है, 37,000 था, सिर्फ 13,000 रुपया ही बनता है पे करने के लिए। तो ये जो 24,000 का है वो क्या है, डिफिशियंसी है। किसका, मिस्टर रमेश का। इस क्वेश्चन में एसके सिंह के बुक को जो अगर हम लोग फॉलो करें तो उसमें 13,200 ये जो अमाउंट वहाँ पे निकाला गया अदर डेट्स एंड ड्यूज का, अगर आप देखें बुक में लिखा गया, तो इसे बुक में कैसे आंसर लाया गया या किस टाइप से है वो अगर हम लोग देखें उसे समझते कि उसे उसका आंसर कैसे 13,200 है। और यहाँ पे हमने कंप्यूट कितना किया, सिर्फ और सिर्फ 13,000 ही है। और बुक में 13,200 ये कैसे कैलकुलेट करके लिखा गया, उसका हम लोग अगर एक बैंक्रप्सी ट्रस्ट का फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाए तो सबसे पहले जो भी एसेट रियलाइज तो वही हो जाएगा 15,000 का, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जो भी हमने कंप्यूट किया है, कितना एस्टिमेट था और कितना एस्टिमेटेड प्रोड्यूस करने का था मशीनरी का, फर्नीचर का, वो सब करने के बाद कितना था, 15,000। फिर उसके बाद मशीनरी कितने के थे, 6,000 के थे, और उन्हें रियलाइज कर कितना हुआ था, 70% ही हुआ था सिर्फ, तो 4,200 आ जाएंगे। फर्नीचर कितने के थे, 2,000 के थे, और 800 क्या हुआ है यहाँ पे रियलाइज हुआ है 40% ही, तो उसका ये अमाउंट है। पेमेंट साइड में बुक से अगर हम लोग आंसर को मैच करें या उसके तरीके से अगर हम लोग आंसर लाए तो क्या होता है, मशीनरी का 3,000 जो सिक्योर्ड लाइबिलिटीज़ है उसे तो पे ऑफ कर दिया गया। फर्नीचर जो भी है उससे भी किया गया इंक्लूड। वेजेस 700, वर्क्समैन कॉम्पनसेशन 300, सैलरीज 2,000। बस इसी को हम लोग अगर कैलकुलेट करें तभी हमारा क्या बन के आता है, तभी हमारा बन के आता है 13,200 अदर डेट्स एंड ड्यूज के लिए। लेकिन जीएसटी, इनकम टैक्स, हाउस टैक्स, ये सभी जो है वे क्या, ये प्रियोरिटीज वाइज भी पेमेंट होते हैं। अगर हम लोग बैंक्रप्सी ट्रस्टीज फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाए तो उसमें बताया गया है कि क्या जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं जो उनका पेमेंट होता है उससे भी पे ऑफ करना पड़ता है, जो स्टेट का होता है उसे भी पे ऑफ करना होता है। तो जीएसटी हम लोग इसे पे करते हैं, या तो हम लोग सेंट्रल या तो स्टेट गवर्नमेंट को करते हैं। इनकम टैक्स भी उन्हें करते हैं और हाउस टैक्स भी करते हैं। तो अगर हम लोग बाय रूल इस चीज़ को सॉल्व करें तो हमारा अदर डेट्स एंड ड्यूज के लिए कितना आता है, 13,000 ही आता है। अगर हम लोग आंसर मैच करने के लिए जाए और इस रूल को ना फॉलो करें तो कितना आता है, 13,200, क्या जो बुक में है। तो इसीलिए इसमें हो सकता है बहुत को कन्फ्यूजन कि क्यों 13,000 यहाँ पे आया है, क्यों 13,200 जो बुक में है वो कैसे क्यों नहीं इंक्लूड किया गया। तो बस यही है कि जो बैंक्रप्सी ट्रस्टीज का जो भी स्टेटमेंट बनाया जाता है, जो रूल होता है उसमें जीएसटी और इनकम टैक्स और हाउस टैक्स हम लोग क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं पे ऑफ करने के लिए। जब इनके पास अमाउंट है और पे हो सकता है तो फिर वो क्यों नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या है, इसीलिए 13,000 को ही हम प्रेफर करेंगे। आई ऑल्सो प्रेफर कि जो भी होता है रूल उसी से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें। बाकी एसके सिंह की बुक में इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। पहले के क्वेश्चंस में भी थे कि आंसर कुछ और था, क्वेश्चन में कुछ और है, तो इस क्वेश्चन में भी यही इसी टाइप से प्रॉब्लम है। अगर फर्दर हम लोग सिर्फ 13,000 को भी फॉलो करें तो यहाँ पे हमारा डिफिशियंसी अच्छे से कैलकुलेट होता है। कैसे, क्योंकि जो भी 800 था फर्नीचर को पे करने के लिए,
1000 का था लेकिन 1800 से पे हो पाता है, तो 200 क्या हो जाएंगे, पार्शली अनसिक्योर्ड हो जाएंगे। रेंट क्या है, रेंट तो किसी भी तरीके का प्रायोरिटीज वाइज में पेमेंट नहीं होता है, इसीलिए क्या वो अदर डेट्स एंड ड्यूज में आ जाता है। तो कितना आ जाएगा 800, तो टोटल 37,000 करके हम लोग जो अमाउंट पेड करने के लिए कितना यहाँ पे इंक्लूड करते हैं, 13,000 को करें तो हमारा डिफिशियंसी निकल के आता है 24,000। यहाँ पे जो बाय रूल हम लोग अगर सॉल्व करें तो ये अमाउंट आता है। और 13,200 बुक में अगर करें तो बाकी जो भी जीएसटी, इनकम टैक्स और हॉस टैक्स, ये सभी को हटा के 13,200 का अमाउंट लाया गया। तो चलिए यहाँ पे डिफिशियंसी हमें पता चल गया कितना है, 24,000 रुपीज़ है। उसके बाद लास्टली क्या प्रिपेयर करना होगा, लास्टली हमें डिफिशियंसी अकाउंट ही बनाना होगा। तो यहाँ पे डिफिशियंसी अकाउंट करें तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, जो कैपिटल, कैपिटल का अमाउंट कैसे आता है कि 66,000 का क्या एसेट था और लाइबिलिटीज कितने थे, 40,000 के थे, तो कितना 26,000 रुपीज़ ये एज ए क्या आता है, कैपिटल। डिफिशियंसी इस साइड आता है तो डिफिशियंसी का अमाउंट हमने कितना निकाला, 24,000, तो वो आ जाएगा। तो टोटल कितना बन गया आता है इस साइड में, 50,000 रुपीज़। राइट, ये क्या है हमारा डिफिशियंसी अकाउंट में। उसके बाद इस साइड में आया तो जो भी लॉसेज होते हैं, जो भी टैक्सेस होते हैं जो पे होते हैं, वो डिफिशियंसी अकाउंट में यहाँ पे आता है। तो लॉस ऑन एसेट्स कैसे आ जाएंगे, यहाँ पे 58,000 हमने अमाउंट, 66,000 क्या था टोटल एसेट्स था, उसमें से क्या मशीनरी का अमाउंट गया 6,000 और क्या का फर्नीचर का 2,000, तो टोटल कितना बचता है, सिर्फ 58,000 था अमाउंट। उसमें से हमने रियलाइज वैल्यू कितना निकाला, 15,000, दैट मीन्स कितने का लॉस होता है यहाँ पे, 43,000 रुपीज़ का लॉस होता है। मशीनरी क्या था कि सिर्फ 70% होते हैं, 70% ही क्या होते हैं, रियलाइज होते हैं, तो बाकी के 30% क्या हो जाएंगे, लॉस ही होगा, वो नहीं हो पाया रियलाइज। फर्नीचर में क्या था कि 40% क्या होता है, रियलाइज हो पाते हैं, बाकी का जो कितना 60% है फर्नीचर का, वो क्या होता है, वो रियलाइज नहीं हो पाता है, तो वो अमाउंट कितना, 1,200 का। बाकी जो आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज बताया गया था, जिसमें क्या थे, वेजेस थे, रेंट थे, सैलरीज थे, इनकम टैक्स था, जीएसटी था, हॉस टैक्स था, कंपनसेशन फॉर वर्कमेंस एक्ट 300 था। अगर टोटल आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज भी साइड आते हैं तो कितना बन के आता है, 4,000 रुपीज़। अगर हम इसे करें पूरी तरह प्लस तो कितना आता है, इस साइड भी हमारा 50,000। तो डिफिशियंसी अकाउंट को यहाँ पे हम लोग प्रिपेयर करते हैं तो कितना आता है, 50,000 रुपीज़। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम था बैंक्रप्सी जस्टिस फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में कि 13,200 क्यों यहाँ पे इंक्लूड हुआ, और हमने कितने पे, 13,000 पे ही क्या किया, डिफिशियंसी को निकाला, उसके बाद डिफिशियंसी अकाउंट को प्रिपेयर भी किया। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो।